कैसे हैं आप लोग। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। ये आपके पढ़ाई में थोड़ा सा हेल्प करने और उसको स्मूथ करने के लिए मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके पढ़ाई को, आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बेहतर करेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूनिट एंड डायमेंशन, और ये किस किस एग्ज़ाम में काम करेगा पहले मैं ये बता देता हूँ। ये पहले आपको यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बीपीएससी के प्रीलिम्स पेपर में, रेलवे, बिहार एसएससी और उसके बिहार एसएससी में कौन से, चाहे वो इंटर वाले हो या ग्रेजुएट वाले, सीजीएल का, रेलवे एग्ज़ाम के लिए भी, और भी जो एग्ज़ाम जो आपको लगता है, एसआई वगैरह जो भी यूपी और बिहार का आता हो, ये सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन एक तो कंफर्म है, आना ही है। एक से और अधिक हुआ तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीपीएससी में तो हर एक साल पूछे जाते हैं, इस साल भी, अगले साल भी, हर एक साल ये इनका ट्रेंड है पूछने का। उसी तरह से यूपीपीसीएस में भी, एसआई, यूपी और बिहार, ये सारे एग्ज़ाम में यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज इस टॉपिक को इतने अच्छे से तरीके से करना है कि इसके जितने भी सारे डायमेंशन हैं उसको क्लियर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है, पहले यूनिट और डायमेंशंस जानने से पहले हम लोग ये जान लेंगे कि यूनिट किसके लिए ज़रूरत है, डायमेंशन किसके लिए ज़रूरत है, ये किस में यूज़ होता है, ये पहले जान लेना है। और एक बार अगर हम उस कॉन्सेप्ट को अगर सब समझ जाएंगे कि कहाँ पे एप्लीकेशन है, क्या इसका अप्लाइड है, किस तरह से इसको यूज़ करेंगे, तो इसके बेस पर किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले मैं आपको एक अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट दे देता हूँ और इसके लिए मुझे ब्लैंक पेज पे जाना होगा। मैं ब्लैंक पेज पे आपको पहले अच्छी तरह से मैं समझा देता हूँ कि कैसे इस टॉपिक्स को समझना है। पहले अच्छे से इसको समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसके सारे डायमेंशन को एक एक कर कर समझ लेंगे। ठीक है, मेजरमेंट यानी मापन का मतलब है मापन, किसी चीज़ को नापना, राइट। और डायमेंशन का मतलब विमाएँ, यानी वो किस किस डायमेंशन में है, उसकी बात पहले हम मापन की बात कर लेते हैं। तो इसको मापने के लिए हमको कोई ना कोई क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी होगी। इस क्वांटिटी को मापने के लिए, तो जब तक कोई क्वांटिटी नहीं होगा तब तक हम किसी चीज़ को मापेंगे कैसे। तो किसी भी क्वांटिटी को मापने के लिए हम एक मेज़रमेंट का यूज़ करते हैं, राइट। वो डिपेंड करेगा कि हमारा कैसा मेज़रमेंट है। जैसे अगर हम लोग घर में खाना बनाते हैं तो मान लो क्या करते हैं, जैसे 5 आदमी लोग का है तो अपने घर के गिलास से वो 5 या 4, जो भी उनका अंदाज होगा, 4 या 5 गिलास वो क्या करती हैं, चावल या दाल, अगर चावल बनाना हो तो चावल, वो एक मेज़रमेंट के हिसाब से यूज़ करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज़ को अगर हम काम करें, कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे वो घर का खाना बनाना हो या कहीं रोड बनाना हो या किसी इंस्ट्रूमेंट की उसकी मजबूती को चेक करना हो या फिर किसी लाइट की इंटेंसिटी को चेक करना हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसके लिए एक्चुअल मेज़रमेंट होने की ज़रूरत है। क्यों है ज़रूरत, कि अगर हम मेज़रमेंट के थ्रू अगर हम काम नहीं करेंगे तो चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी, गलत हो जाएगा, कि हमको अंदाज़ ही नहीं मिल पाएगा कि हम क्या है। जैसे अगर घर में 4 गिलास का रोज़ का खाना बनता है, चावल बनता है, तो अगर हम 4 गिलास की जगह पर कोई और हमेशा रोज़ अलग अलग मेजरमेंट लेकर यूज़ करें तो हमारा जो एक्चुअल जो एवरेज हमारा जो बनता है उस वैल्यू से हम इतर कुछ रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो पहली बात है कि मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है। मेजरमेंट करने का ज़रूरत यह है कि चीज़ों का एक तो पहले सिस्टमेटिक ढंग से रखने की बात हो जाएगी, समझने की बात हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी,
अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और एक एक्चुअल पैरामीटर हमको मिलेगा किसी भी काम करने के लिए। तो मेजरमेंट में की ये ज़रूरत है। मेजरमेंट किसकी करेंगे? तो क्वांटिटी की करेंगे। अभी क्वांटिटी है क्या, इस पे बात कर लेते हैं। अब क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा नॉन फिजिकल या एब्स्ट्रैक्ट। तो फिजिकल क्वांटिटी होगा मेरा फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। आप कहिए कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मैंने नॉन फिजिकल क्वांटिटी को लिखा है जैसे लव, एंजर, हेट, ऐसे, मतलब जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप लोग जो पढ़ते हैं एग्जाम्पल, वो ऐसा ही। फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग छू सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब सेंसरी ऑर्गन से उसको माप सकते हैं, देख सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटी भी दो तरह का, क्या क्या भाई? एक वेक्टर होगा और दूसरा स्केलर होगा। हमने क्वांटिटी को डिवाइड किया क्या कि हमारा क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी में दो तरह के होंगे, एक फिजिकल होगा, फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी में दो तरह के होंगे, एक मैंने बताया वेक्टर और दूसरा स्केलर। अब क्या है वेक्टर क्वांटिटी, क्या है और स्केलर क्वांटिटी क्या है इन फिजिक्स? देखिए, ऐसा क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मान हो, वैल्यू हो। क्लियर है? जिसमें सिर्फ उसका वैल्यू आता हो, मैग्नीट्यूड आता हो, उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो पूछेंगे क्या वेक्टर क्वांटिटी क्या है भाई? तो वेक्टर क्वांटिटी हमारा होता है ऐसा जो मैग्नीट्यूड तो रखता ही हो, मैग्नीट्यूड तो रखता ही हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसा? फिक्स्ड डायरेक्शन होना चाहिए, ये ज़रूरी है। मतलब उसका मान या वैल्यू तो होगा ही होगा, आप मैग्नीट्यूड से ज़्यादा वैल्यू भी रखें याद, कि उसकी वैल्यू तो होगा ही होगा, उसके साथ एक फिक्स्ड डायरेक्शन भी होगा। अगर किसी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो तो उस क्वांटिटी को वेक्टर कहेंगे। कैसे? दोनों का मैं एक एक एग्जांपल देता हूँ पहले। जैसे डिस्टेंस और इधर हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसी दो क्वांटिटी से हम बहुत कुछ जान जाएंगे। डिस्टेंस क्या है? दूरी, और इसको बोलते हैं हिंदी में विस्थापन। कोई दिक्कत नहीं। दूरी क्या है? दूरी क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट द टोटल लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, तो इस टोटल लेंथ को जिसने ट्रैवल किया हो, ऐसे मान लेते हैं, तो हम उठाएंगे कोई पैमाना उठाएंगे, चाहे वो फीट का हो, इंच का हो, किलोमीटर का हो, मीटर का हो, कुछ भी। मैंने ए से स्टार्ट किया कोई ऑब्जेक्ट और बी तक पहुंचा, इसको उठाएंगे, एक इंची टेप उठाएंगे भाई, कोई मेजरमेंट उठाएंगे और उसको टोटल नापेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ए से बी के बीच की दूरी, टोटल दूरी जितना उसने कवर्ड किया है, टोटल कवर्ड डिस्टेंस, ये टोटल कवर्ड जो किया है इसने पाथ को, पाथ के लेंथ जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस होगा। क्या क्या आपने इसमें क्या अलग बता दिया है? अब देखिए, मैं थोड़ा एक ब्लैक बोर्ड यूज़ कर लेता हूँ। मैंने डिस्टेंस बताया, डिस्टेंस में क्या बताया मैंने आपको कि टोटल जो पाथ था, कुल दूरी, कुल उस रास्ते की लंबाई किया, तो आपने कहा डिस्प्लेसमेंट में क्या अलग हो जाएगा, विस्थापन में क्या अलग हो जाएगा?
क्या अलग हो जाएगा? तो विस्थापन में क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट अगर आपको बताना हो तो उसमें एक डायरेक्शन भी होगा और एक मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, उसके साथ क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन बाबू ये है कि व्हेन ए से बी के बीच के जो शॉर्टेस्ट लेंथ हो, शॉर्टेस्ट लेंथ क्या हो जाएगा, ए और बी को मिला दो, इसके बीच में कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है, ए से बीच के बीच की जो दूरी है ये लेंथ, ए की से बीच की दूरी ए टू बी, एक डायरेक्शन की बात हो गई, क्या हुआ, डायरेक्शन की बात। और शॉर्टेस्ट, तो जब शॉर्टेस्ट लेंगे तो एक फिक्स डायरेक्शन आ ही जाएगा। अब इससे दूसरा कोई डायरेक्शन नहीं होगा, आप कहीं से भी दूसरा डायरेक्शन लोगे तो वो शॉर्टेस्ट नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये शॉर्टेस्ट बोल देने से ही एक तो हो गया कि फिक्स डायरेक्शन हो गया, फिक्स डायरेक्शन हो गया, फिक्स डायरेक्शन हो गया। तो ये लेंथ तो कुछ होगा, मानते हैं ए बी कुछ लेंथ होगा यहाँ पर 2 किलोमीटर, यानी इसकी मैग्नीट्यूड है, क्या ये मैग्नीट्यूड है। और ये जो फिक्स डायरेक्शन है ये हमारा डायरेक्शन दे दिया। तो मैंने बताया ही है कि अगर किसी क्वांटिटी को अगर मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन आ जाता है तो वो क्वांटिटी वेक्टर में कन्वर्ट हो जाती है, ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी ए बी पे से वेक्टर लगा दिया, तो ए बी का जो मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड को ऐसे भी दिखाते हैं, मैंने ऐसे 2 बार में रख दिया तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसका कुछ वैल्यू होगा 2 किलोमीटर, और मैंने इसको डायरेक्शन दे दिया, तो इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो है ही 2 किलोमीटर और एक डायरेक्शन भी है। अगर इस डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो ये बी ए हो जाएगा, बी टू ए, या इसको डायरेक्शन को अगर ए बी के ही फॉर्म में रखना होगा तो ए माइनस ए बी को नेगेटिव कर देंगे तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा आपको वेक्टर भी समझा दे रहा हूँ कि जब मैं वेक्टर और स्केलर वेक्टर प्रॉपर पढ़ाऊँगा तो आपको ये समझ में आएगा कि ये बी बी ये क्या है। लेकिन अभी थोड़ा बहुत समझ लो कि अगर उसके उल्टे डायरेक्शन को, ए बी के उल्टे डायरेक्शन को करना है तो ए बी में सिर्फ नेगेटिव लगा देंगे तो वो उस डायरेक्शन को दिखा देगा। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने ऐसे लिख रखा है डिस्प्लेसमेंट पे ऐसे या डी पे कैसे रख दिया है, इसका मतलब एक तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा और दूसरी साथ इसके साथ मैग्नीट्यूड भी होगा। क्लियर है? डिस्टेंस वाले में ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ इसलिए नहीं था कि देखो एक क्लियर रखो, इस समय इसका डायरेक्शन ये है, इस समय ये है, इस समय ये है, इस समय ये है, तो जिसका फिक्स डायरेक्शन ना हो उसको भी स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। पहली बात है कि डायरेक्शन तो होनी चाहिए फिक्स्ड, इंपॉर्टेंट क्या है वर्ड, फिक्स्ड, कि फिक्स्ड अगर डायरेक्शन है आपके पास और जिसमें फिक्स डायरेक्शन ना हो या डायरेक्शन ना हो, दोनों बात, अगर डायरेक्शन ना हो तो स्केलर क्वांटिटी, अगर जिसका फिक्स डायरेक्शन ना हो उसका भी स्केलर क्वांटिटी। बस कीवर्ड बस यहीं पर यही है कि हमको डायरेक्शन फिक्स हो जाना चाहिए। अगर डायरेक्शन फिक्स है तो हमको समझ जाएंगे कि ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात ये। तो अब ये आप कहेंगे कि चलो ठीक है, अब तो ये समझा दिए कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, ये तो समझ में आ गया। तो कैसे समझेंगे कौन कौन क्या है, किससे क्या समझेंगे? पहले ये समझ लेते हैं कि फंडामेंटल यूनिट क्या है, इसके बाद मैं बताऊंगा कि यूनिट से कैसे डिराइव करते हैं, और बाकी ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में तोड़ देता हूँ। एक और बात पहले समझ लो, कुछ प्रॉपर्टीज समझ लो वेक्टर क्वांटिटी का और स्केलर क्वांटिटी का। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है बाबू कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, अदिश राशि, सॉरी मैं उस समय हिंदी नहीं बोल पाया, ये अदिश राशि है। और कोई वेक्टर क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, सदिश राशि। इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, सदिश राशि। ठीक है, कोई एक सदिश राशि है, ये अदिश राशि है। अगर कोई अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इस स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या आ सकता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी? तो देखो, दो स्केलर क्वांटिटी कोई है, कोई स्केलर क्वांटिटी 1 मान लेते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी कोई x1 है,
कोई दूसरा स्केलर क्वांटिटी y1 है तो दोनों को जोड़ा जा सकता है, कैन बी एडेड। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे कुछ है उसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो वो भी मैग्नीट्यूड ही देगा। डिवाइड भी पॉसिबल है। यानी एक स्केलर, आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी में कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन किया जा सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? चलो ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या है? वेक्टर क्वांटिटी में क्या है बाबू? वेक्टर क्वांटिटी में आपका, अगर किसी वेक्टर में कोई मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो तो वेक्टर बदलेगा ही बदलेगा। ठीक है, तो ये किया जा सकता है, ये ऑपरेशन किया जा सकता है। यानी इस वेक्टर में अगर इसके मैग्नीट्यूड को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे वेक्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये ऑपरेशनेबल है, मतलब ऐसा किया जा सकता है, डूएबल है, कैन बी डू। किसी वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं चलेगा। ठीक है, लेकिन कोई बोले कि सर वेक्टर को नॉर्मली वेक्टर से जोड़ सकते हैं क्या? तो दो वेक्टर का एडिशन तभी संभव है जब तक ये इसका डायरेक्शन चेंज नहीं किया जाए। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी सेम वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या दो वेक्टर को मल्टीप्लाई नॉर्मली कर सकते हैं क्या? नहीं होता है। इसकी जगह एक प्रॉपर वर्ड यूज़ होता है कि इसका इन दोनों का क्रॉस कराते हैं। अब ऐसा क्या है, तो ये हम लोग वेक्टर के लॉ में पढ़ेंगे। ऐसे ए क्रॉस बी जो होता है वो उसका एक नॉर्मल होता है कि ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस का मैग्नीट्यूड बी क्रॉस का मैग्नीट्यूड इंटू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये एन कैप क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मैं इतना बताना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन आप ये देख लो, मैं ये बस बताना चाह रहा हूँ कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसमें थोड़ा सा मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होता है बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए, तो ऐसा डुएबल है। लेकिन ऐसा नहीं कि दो वेक्टर को डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता है। दो वेक्टर का मल्टीप्लाई हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता है। उसका एक प्रोसेस है कि ए क्रॉस बी, ये अलग है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ठीक है, दो वेक्टर का डॉट, कोई बोले कि दो वेक्टर का डॉट का रिजल्ट क्या होगा, तो इन दोनों वेक्टर का डॉट का रिजल्ट सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड देगा। ठीक है, ये भी थोड़ा याद रखिए। क्लियर है? अब इसको बताने से, इस टॉपिक को बताने से हमको ये क्लियर हो गया कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। ठीक है, दोनों का मैं एक एक एग्जांपल दिया हूँ। ठीक है, किस वेक्टर क्वांटिटी को क्या चीज़ किया जा सकता है, स्केलर क्वांटिटी का क्या किया जा सकता है, यही बता दिया। अब आते हैं कि इसके फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, किसी क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। हाँ दोस्तों, तो अब आते हैं टाइप ऑफ मेजरमेंट्स। मैंने बताया था कि मेजरमेंट्स क्यों ज़रूरत है, इसलिए अब हमने इस क्वांटिटी को हम लोग मेजरमेंट करना शुरू करते हैं। तो हमने कुछ बेसिक्स स्टैंडर्ड्स बना के रखे हुए हैं कि ये हमारे फंडामेंटल है। ये मतलब फंडामेंटल का मतलब ये है कि ये क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी है जो किसी और से डिराइव होकर नहीं आते, ये खुद में फंडामेंटल है। यानी फंडामेंटल मतलब मौलिक, मतलब ये किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर हम इस क्वांटिटी का यूनिट लिखने जाएंगे तो मुझे किसी और का हेल्प, किसी और यूनिट या किसी और मेजरमेंट का हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद में ही अपना एक यूनिट है, इसलिए इसको फंडामेंटल रहता है। और इस यूनिट का यूज़ हम लोग दूसरे यूनिट को बनाने में या लिखने में करते हैं, इसलिए इसको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? पूछा जाता है कि कितने फंडामेंटल यूनिट है, तो हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। कौन कौन से भाई? तो ये है मास के लिए। ठीक है, ये शायद कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है। ये है जो केमिकल सब्सटेंस है उनको मापने के लिए। ये है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मापने के लिए कैंडेला यूज़ किया जाता है, CD। ये है केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ करने के लिए। ये टेम्परेचर हो गया, ये टाइम हो गया। A4 एम्पियर यानी करंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये यूज़ हो गया आपका kg।
ये हमारे साथ फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। सही सही तो लग रहा है। हाँ, ये लेंथ के लिए हो जाएगा, राइट। मीटर है ये लिखा हुआ, मीटर लेंथ के लिए हो जाएगा। आपको मैं अलग से लिख के दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ। अगर मुझे कोई पूछे कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या है तो मैं आराम से लिख सकूँ, इसलिए आप इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा आप। ये हमारा है, जैसे लेंथ के लिए कोई पूछा जाए, लंबाई, इसके लिए हमारे लिए स्टैंडर्ड यूनिट है फंडामेंटल यूनिट हो गया मीटर, और एब्रिविएशन हमारा स्मॉल एम हो जाएगा। टाइम के लिए हमारा हो जाएगा सेकंड। टेम्परेचर या इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट लिख दे रहा हूँ इसी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमारा हो जाएगा एम्पियर, ए से दिखाते हैं, कैपिटल ए से, ठीक है। मास के लिए हमारा केजी हो जाएगा। टेम्परेचर के लिए हमारा हो जाएगा केल्विन, इसको के से दिखाते हैं, ऐसे केल्विन लिख लीजिए। अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस के लिए, यानी रसायन वाले पदार्थों को अगर हमको मेज़र करना हो तो उसके लिए आता है वर्ड मोल, केमिकल सब्सटेंसेस के लिए। और प्रकाश की तीव्रता, हिंदी में लिख देता हूँ हिंदी भाइयों के लिए, प्रकाश की तीव्रता के लिए यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए जो हम यूनिट यूज़ करेंगे वो हमारा होता है कैंडेला। इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे सबका लेंथ कैसे यूज़ किया जाता है, ये कहाँ से आया है, ठीक है। थोड़ा बहुत इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, जब पढ़ ही रहे हैं तो एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसे ही बोल देता हूँ क्योंकि अगर मैं इसके बारे में एक एक टॉपिक पर अगर बात करने लगूँ तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच जाएगा। जैसे अगर मैंने बताया कि मोल, आप मोल के बारे में बताइए, तो मोल एक्चुअली में क्या है कि जैसे कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस में वो 3 बेसिस पे होता है। आप मोल का कॉन्सेप्ट पढ़िएगा तो वो वॉल्यूम के बेसिस पे होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे होता है, वेट के बेसिस पे होता है। इसका मेजरमेंट में ये होता है कि अगर 6.62023 अगर संख्या है या 22.4 लीटर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे है तो वो 1 मोल के बराबर होगा। आप समझ लो कि इसको ये एक चैप्टर है, ठीक है। इसी तरह से टाइम का कैलकुलेशन हुआ है, लेंथ का कैलकुलेशन है कि सन लाइट से अगर लाइट का डिस्टेंस इस तरह से है, इतने लेंथ को इतने सेकंड में अगर ये इतना कवर करता है तो हम इसको 1 मीटर कहेंगे, इसको 1 सेकंड कहेंगे। इस तरह से हमारा पूरा कैलकुलेशन है। क्लियर है? अगर आप चाहते हैं कि इस पर वीडियो ले आया जाए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा कि ये सब सारे का कैसे कैसे यूनिट को डिराइव किया गया है, ठीक है। अब फंडामेंटल ये जो बेसिक यूनिट्स है उसके बारे में बात हो गई है। अब दूसरा यूनिट है हमारा डिराइव यूनिट्स। ये क्या है भाई? ये जो ऐसे यूनिट है जिनका यूनिट्स निकालने के लिए हम फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कौन कौन सा क्या है, जैसे है यहाँ फोर्स का होगा, एनर्जी का होगा, प्रेशर का है, वेट का होगा, ऐसे करके, ठीक है। इसको बोलते हैं डिराइव यूनिट्स। डिराइव यूनिट का एग्जांपल मैं अभी सारा एग्जांपल मैं दूंगा। अब मैंने ये 2 तरह से बताया कि यूज़ यूनिट, अगर हम फंडामेंटल अगर किसी का यूज़ नहीं करते तो उस बेसिस पर फंडामेंटल यूनिट हमारा ये है। डिराइव यूनिट्स है जिसके हेल्प से हम दूसरे यूनिट्स का यूज़ करते हैं बनाने में, तो वो हमारा डिराइव्ड यूनिट्स है या व्युत्पन्न इकाई है। हिंदी में उसका हो गया मौलिक इकाई और व्युत्पन्न इकाई। व्युत्पन्न लिख ही देता हूँ, व्युत्पन्न शायद ऐसे होगा, व्युत्पन्न इकाई। क्लियर है? अब आते हैं अगर हमने, जैसे अब ये शुरू में तो ऐसा कुछ था नहीं कि सभी के पास एक ही यूनिट हो। शुरू में तो सब अपने अपने, जैसे आपने देखा होगा कि गांव में पहले बट्टे पे चलता था, आना 8 आना 4 आना ऐसे करके। आप देखे होंगे कि लैंड का मेजरमेंट है, बिहार में कुछ और है, हरियाणा में कुछ और है, यूपी में कुछ और तरीके से, जैसे 20 कट्ठे में 1 बीघा होता है तो वहाँ पे कुछ अलग डेसिमल में बात किया जाता है।
तो हर एक जगह का अलग अलग है, लेकिन उसके लिए स्टैंडर्ड जो यूज़ किया गया है उससे पहले कई देशों में या कोई जैसे इंग्लैंड का शासन रहा, वहाँ से रिवॉल्यूशन हुआ, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन जैसा हुआ, तो उन्होंने अपने हिसाब से पहले अपने जिस स्टैंडर्ड में उसने मापना शुरू किया, वो उन्होंने एक अलग अलग मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग जो सिस्टम्स यूज़ किए गए उस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जैसे कुछ लोगों ने CGS यूज़ किया। ये CGS यूनिट क्या है? इसमें क्या है कि अगर लेंथ का यूनिट हम सेंटीमीटर लेते हैं तो वेट का यूनिट हम लेंगे ग्राम में और टाइम का यूनिट सेकंड में लेंगे। उसी तरह से APS क्या है? फुट पाउंड सेकंड, APS सिस्टम है। APS जनरली कहाँ यूज़ होता है? जैसे UK और US वाले एरियाज़ में जहाँ पर कॉर्नेलियन सिस्टम रहता है, मतलब बेसिक बात यही है। जहाँ जहाँ इंग्लैंड का शासन रहा वहाँ वो उन्होंने फुट, पाउंड और सेकंड की यूज़ किया। पाउंड क्या है? ये भी मास का यूनिट है भाई, मेजरमेंट है वेट का। उसी तरह से वेट और मास में अलग अलग बात है, मैं आगे बताऊंगा। ये फुट है, यानी लेंथ है, लगभग कितना होगा? 30 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर होता है ये। पाउंड होगा ये 450 ग्राम होगा, 450 ग्राम, ऐसे 5 kg ऐसे लिख देते हैं। इतना 0.44 kg का मतलब 1 पाउंड के बराबर होता है। उसी तरह से ये फुट लगभग इतना सेंटीमीटर के बराबर होगा, सेकंड तो आप जानते ही हैं। इसी तरह से MKS क्या है? MKS है जिस सिस्टम में यहाँ पर लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज़ किया गया है, यहाँ पर लेंथ के लिए फुट यूज़ किया गया है। उसी तरह से MKS सिस्टम में लेंथ का यूनिट है वो मीटर होगा, वेट का यूनिट, वेट नहीं सॉरी, मास को जो हम लोग नापने का जो है वो किलो होगा, और टाइम के लिए सेकंड का यूज़ करेंगे। क्लियर है? अब इस पे जो हमने दो चीज़ें बताई, डिराइव्ड यूनिट्स और कुछ सिस्टम, तो हमने यूज़ किया क्योंकि सारे देशों में अब अलग अलग चूँकि ट्रेड सिस्टम अच्छे से डेवलप किया हुआ है, तो लोगों ने कहा कि भाई अगर सारा कुछ अगर हम करते हैं, यूनाइट करते हैं, तो हमारा एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए जो हर जगह एक जैसा हो। तो हमने यूज़ किया SI, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल। तो ये यूज़ किया जाता है कि भाई हम लोग लेंथ को मीटर में मापेंगे, जो ऊपर फंडामेंटल यूनिट बताए वही, कि वेट को हम लोग मीटर में, किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कैसे यूनिट्स को याद किया जाए, कैसे चीज़ों को एक और बात, या पहले मैं समझा देता हूँ कि निकालते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके बाद फिर मैं इन जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसको फिर दोबारा से मैं समझा दूंगा। क्लियर है? आते हैं, पेज ऐड कर लेते हैं। चलो ठीक है। अब मैंने याद कीजिए, अब मैंने आपको पहले बताया था, कुछ कलर कुछ और चेंज कर देता हूँ, पिंक, डन। जैसे मैंने यूज़ किया सॉरी, एक तरफ मैंने स्केलर क्वांटिटी लिख देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी मैं मतलब आपको एक बार अगर अब मैं समझा दूंगा तो आपको सारे यूनिट्स भी समझ में आ जाएंगे, और ये भी समझ में आएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्लियर? एक तरफ मैंने लिख दिया है वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और एक तरफ मैं लिख देता हूँ वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत? अब देखो, स्केलर क्वांटिटी में जैसे मैंने बताया कि भाई डिस्टेंस हमारा ये डिस्टेंस वाला है, ठीक है, तो इसका यूनिट मीटर में लिख दिया। वेक्टर क्वांटिटी में हमने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, डी वेक्टर। नहीं भी लिखे, अगर किसी ने डिस्प्लेसमेंट लिख के ऐसा लिख दिया है तो आपको अंडरस्टूड है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो एक बेसिक जनरल साइंस। ठीक है, तो डिस्टेंस ये मीटर हो गया। चलो ठीक है, मान लिया डिस्टेंस हो गया। अब चलो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करो। तो डिस्टेंस को टाइम से अगर डिवाइड करते हैं, यानी दूरी को अगर समय से डिवाइड करते हैं, दूरी को समय से डिवाइड करते हैं, तो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई? ये हमारा आ जाएगा स्पीड, जिसको बोलते हैं चाल। तो मैंने बताया था कि अगर मैग्नीट्यूड से, यानी स्केलर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से करोगे तो स्केलर क्वांटिटी होगा, तो स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? चलो नहीं। यहाँ डिस्प्लेसमेंट का देख लेते भाई। डिस्प्लेसमेंट
हमारा हो गया टी, उसको टाइम से डिवाइड करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जब चेंज करता है तो वेलोसिटी बनता है। क्या बनता है? वेलोसिटी। नीचे लिख देता हूँ वेलोसिटी। कोई दिक्कत वाली बात? तो ये अगर वेलोसिटी मैंने बताया था कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी में अगर मैग्नीट्यूड हम डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें तो क्वांटिटी वेक्टर ही रहती है, तो वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब चेंज इन वेलोसिटी जो होता है, इसको देखो, ये मैथ्स में या फिजिक्स में यूज किया जाता है, इसका मतलब ये है चेंज से है, चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी के चेंज के रेट को, है ना, क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण जिसको कहते हैं हिंदी में, त्वरण। एक्सेलरेशन नहीं होता गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं, वो वही वाला एक्सेलरेशन है ये, एक्सेलेटर। तो चेंज इन वेलोसिटी के रेट को, और जब भी रेट की बात होगा तो टाइम रहेगा वहाँ पर, आप देख लेना कहीं भी, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट की बात हो, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो, किसी इंटेंसिटी ऑफ समथिंग की बात हो, अगर जहाँ रेट होगा वहाँ टाइम होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? तो अगर वेलोसिटी के रेट चेंज होने के रेट को क्या कहते हैं? एक्सेलेरेशन। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा भाई? एक्सेलेरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मेरा बस ये कहने का बस मतलब है बच्चा कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया, फिर इस वेक्टर क्वांटिटी में फिर टाइम से डिवाइड किया, जो कि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी से अगर हम डिवाइड करते हैं तो भी ये वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा। अब इस वेक्टर क्वांटिटी में फिर से अगर हम कोई मैग्नीट्यूड यानी मास एम कोई क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी ये वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगा, फोर्स। समझ में आ रहा है आपको? तो एक एक्सेलरेशन, देखिए अब हम एक चीज़ों को याद किए हुए तो सारा चीज़ याद रहेगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, उसको डिवाइड किए तो हमारा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी को से आया चेंज इन वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। इस एक्सेलरेशन में फिर इससे एक मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई किए तो हम बोले थे कि क्वांटिटी कोई चेंज नहीं होने वाला, वो भी फोर्स यानी बल। एक्सेलरेशन त्वरण, त्वरण को अगर मास या द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स आता है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करो भाई, तो हमने बोला कि भाई ये, सॉरी टाइम नहीं, टाइम हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा इम्पल्स। ये टाइम बहुत ही शॉर्ट होगा, 10/0 या ऐसा कुछ रहता है, ये सब इस पर ध्यान नहीं देना, बस याद रखना कि ये इम्पल्स है। कोई दिक्कत है? फोर्स को आर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी अगर चीज़ें, अगर आपको समझ में आ रही ना कि अगर चीज़ें, अगर वेक्टर क्वांटिटी में अगर कुछ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होता है, घटता है, मतलब कि मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, तो क्वांटिटी का नेचर चेंज नहीं होगा, वो वेक्टर है तो वेक्टर ही रहेगा आगे की तरफ भी। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात? चलो देखिए, ये तो समझ में आ गया सर। अब कहेंगे सर आपका यूनिट तो पीछे छूट गया, तो यूनिट भी लिख लेते हैं। यूनिट बहुत आसान है, देखो डिस्प्लेसमेंट का बोले थे कि लेंथ का यूनिट क्या होता है, तो डिस्टेंस की लेंथ है तो लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर, और टाइम का यूनिट सेकंड, तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब देखो ये एस पे 1 - क्यू कर दिए, यूनिट ये भी सही लिखा हुआ है और ये भी सही लिखा हुआ है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर एस का पावर 1 है जो अंडरस्टूड लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप एक्सपोनेंट और रेडिकल्स पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे, तो जब ये क्वांटिटी ऊपर की तरफ जाएगी तो इसका जो भी पावर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो भी पावर, जैसे जस्ट एग्जांपल ए का पावर एक्स है, बी का पावर वाई है, तो मैंने इसको लिख दिया ए एक्स इंटू बी का पावर -वाई। ये अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये एक्सपोनेंट एंड रेडिकल का ये एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब ये हमने समझ में आया कि डिस्टेंस का यूनिट हमारा मीटर पर सेकंड है। इधर भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड, पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये हो गया। और टाइम ये है टी, तो इसका भी सेकंड हो जाएगा, तो ये चीज़ इधर नीचे की तरफ आएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर, और अभी बताएं कि अगर एक लाइन में लिखना हो तो ये इस का ऊपर पावर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलोगे भाई कि इसका भी बता ही दीजिए। तो जब फोर्स का है ना, फोर्स का यूनिट अगर आपको लिखना हो
तो आप क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन वाला क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो गया एक्सेलरेशन का, इनटू मास का यूनिट क्या बताए थे, केजी बताए थे ना। तो जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर केजी, कोई दिक्कत है। चलिए ये तो हो गया यूनिट आपका फोर्स का। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर फोर्स का यूनिट तो हम लोग न्यूटन जानते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आपने तो ये यूनिट बता दिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर केजी। तो ये कैसे होगा, देखो ये कॉमनली जाना जाता है, फेमस है, ठीक है। तो ऐसे इसका जो बेसिक यूनिट है वो सही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर केजी, क्लियर है। और इसी को न्यूटन बोला जाता है, ठीक है, इसी यूनिट को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कॉमनली यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको न्यूटन लिखा जाता है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होना। ऐसे तो यूनिट आप अगर सीजीएस यूनिट में जाओगे, सीजीएस यूनिट में, अगर सीजीएस यूनिट बताए ना सेंटीग्राम सेकंड वाले, उस वाले यूनिट में फोर्स का जो यूनिट है वो डाइन आ जाता है, क्लियर है। तो उसका यूनिट हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर, मतलब समझ रहे हैं ना, यानी यूनिट हो जाएगा मास के जगह जीएम हो जाएगा और मीटर की जगह सेंटीमीटर और पर स्क्वायर, टाइम वही रहेगा। अब पूछेगा कि सर ऐसा है तो फिर न्यूटन और डाइन में क्या यूनिट में रिलेशन है। तो देखो 1 न्यूटन इक्वल टू सर 10,000 डाइन होता है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। डाइन का मतलब वो आप जो गांव में सुनते हैं वो नहीं है, ये डाइन यूनिट ऑफ फोर्स है, राइट। इन सीजीएस, सीजीएस का मतलब समझ रहे हैं ना, इन सीजीएस यूनिट, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। अब एक और जो मैं मास और केजी कहने से वेट कहने से डर रहा था वो देखो, देखो वेट एक तरह का फोर्स है, क्या ये फोर्स, और फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ऐसा क्या है इसमें, देखो वेट का फॉर्मूला होता है एम जी। अगर ये वेट है, अगर इसको ऊपर को उठाते हैं तो नीचे तरफ एक फोर्स खींचता है, तो एक फिक्स इसका डायरेक्शन है, तो W इक्वल टू होता है एम जी। लेकिन इसमें एम जी में जो एम है ना मास, ये कहीं चेंज नहीं होता है, ये फिक्स्ड क्वांटिटी है, फिक्स है, और ये स्केलर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत। तो कोई पूछेगा द्रव्यमान क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये छोटा छोटा चीज़ें पूछा जाता है, क्लियर है, इसलिए मैं ये सब ये बातें आपको याद दिलाना चाह रहा था, क्लियर है। अब आते हैं, कुछ मैंने लिख रखा है, जैसे अब देखिए यहाँ पर कैंडेला है। अब ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जैसे अब कैंडेला जो आपने मैंने बताया कि देखिए ये कैंडेला जो है ये फंडामेंटल यूनिट्स है। तो अब इसमें क्या है कि ये मान लीजिए कि लाइट जल रहा है, तो ये लाइट के एंगल पर जितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये पड़ता है मोनोक्रोमेटिक। अभी लाइट वाले चैप्टर में पढ़ाए हैं कि मोनोक्रोमेटिक रेज क्या होता है, लेकिन ये आप समझ लो कि इस लाइट की इंटेंसिटी किसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑफ एंगल पर जितना अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी इस जिस फ्रिक्वेंसी से आकर गिर रही है उस वाले यूनिट को हम लोग मेजर करते हैं कैंडेला में, कोई दिक्कत वाली बात। हाँ कुछ कुछ यूनिट्स देखिए कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लो आपको मैं बताना चाह रहा था, थोड़ा रेड हो जाए, रेड चलो देखो, चेंज इन एनी क्वांटिटी, चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी, चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी, ये दोनों सेम लिख दिए क्या, परसेंटेज होना चाहिए, चेंज ऑफ परसेंटेज चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी, या रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, ये सारा जो होता है ये यूनिटलेस होता है। जब मैं 9th-10th के बच्चों को पढ़ा रहा था एक स्कूल में, तो बच्चे बहुत बदमाशी कर रहे थे, और मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा था, मुझे आज भी याद है, और पूरे क्लास की पिटाई हुई थी। उसमें मैंने पूछा था बच्चों से कि बताइए साइन थीटा का यूनिट क्या होगा।
क्योंकि साइन थीटा का यूनिट अगर निकालेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अगर सर फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते मैथ्स में क्यों आ गए, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि क्यों ये यूनिटलेस है। अब देखो, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो ये मीटर हुआ और ये भी मीटर हुआ, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा यूनिटलेस। बच्चे ये कोशिश करते रह गए ये बताने के लिए कि सर इसका यूनिट ये होगा वो होगा, और पूरी क्लास की पिटाई लगी थी हमारे द्वारा। चलिए, तो ये मैं ये बताना चाह रहा था आप लोग को कि यूनिट लेस होता है। किस लेस में होता है, अगर सेम चेंज का हो, सेम रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी की मैंने बताया कि जैसे आपने जैसे दो किसी आदमी के एज का ले लिया आपने, किसी दो लेंथ का ले लिया, जैसे आपने अभी बहुत सारे फिजिक्स में आएंगे कि चेंज इन लेंथ बाय चेंज इन एरिया, चेंज इन लेंथ ऑफ सेकेंड क्वांटिटी, ऐसे अब पूछ देगा कि इसका यूनिट बताओ, तो यूनिटलेस होगा भाई, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अगर सेम क्वांटिटी का रेशियो लेंगे तो सेम यूनिट ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा तो यूनिटलेस हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पर। ये कह रहा है चेंज ऑफ एनी परसेंटेज चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। जैसे पूछेगा भाई कि बताइए परसेंटेज चेंज ऑफ प्रॉफिट परसेंट या चेंज परसेंटेज बताओ। जैसे मैंने आपकी प्रॉफिट मतलब पहले 2% थी, मेरे कहने का बस मतलब ये है जैसे कुछ चेंज हुआ, ठीक है, अब इसका इंटू 100 करते हैं। जैसे पहले वेलोसिटी कुछ थी, अभी आप कुछ बदलाव किए, चेंज हुआ, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते, यही होता है ना परसेंटेज चेंज का निकालने का तरीका। परसेंटेज चेंज का निकालने का तरीका क्या है कि जो हमारा क्वांटिटी है उसको नीचे रखेंगे, जो चेंज हुआ उसको ऊपर लिखेंगे और इंटू 100 कहेंगे। अरे प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो हमने जितना पे प्रॉफिट कमाया, जैसे मान लो कुछ सीपी होगा, उस पर कुछ प्रॉफिट जिस पे कॉस्ट प्राइस पे लेकर आए होंगे वो हमारा लगा, पैसा लगा है, और उस पर बेनिफिट जितना कमाए, मान लेते हैं कि ये प्रॉफिट हुआ हमारा, इंटू 100, तो पूछा जाएगा कि इसका परसेंटेज, इसका यूनिट क्या होगा। तो भाई किसी भी क्वांटिटी का चेंज, यानी ये सेम क्वांटिटी था तो इसका भी यूनिट वही होगा जो यूनिट इसका होगा, तो इन दोनों का यूनिट फिर से कैंसिल हो जाएगा, और ये तो ऐसे ही है, यूनिट है, मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा हुआ नंबर है, तो हमारा ये इसका भी यूनिटलेस हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? यही चीज़ वो ऊपर में भी समझाया हुआ कि आपको 3 बातें याद रखना है कि चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी सेम रहेगा। किसी ने बोला कि चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो वो वही रहेगी। लेकिन अगर चेंज ऑफ रेशियो में पूछा जाए, चेंज ऑफ सेम क्वांटिटी, चेंज ऑफ देखिए इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, चेंज ऑफ सेम क्वांटिटी इन रेशियो, कुछ है इसमें गड़बड़, लेकिन ये मतलब अगर क्वांटिटी अगर चेंज हो सेम टाइप का तो यूनिट वही रहेगा। अगर उस रेशियो में सेम क्वांटिटी रेशियो में आए तो यूनिटलेस हो जाएगा। सेम क्वांटिटी अगर रेशियो में हो, ठीक है, तो यूनिटलेस हो जाएगा, और अगर सेम क्वांटिटी का परसेंटेज में निकाला हुआ हो वो भी यूनिटलेस होगा। ये तीनों पॉइंट कहने का बस मतलब यही है। क्लियर है? ऑल आर यूनिटलेस। अब कुछ जो फॉर्मूले हैं ना, आपको देखने में लगेगा कि सबके अलग अलग होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो ऐसे, जैसे 3, आपको अगर आप जब फॉर्मूला आप पढ़िएगा, कोई बुक उठाकर कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा, तो उसकी यूनिट आपको जूल पर केजी बहुत सारे आपको मिलेगी। तो 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर इसके जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया जाए तो उसमें सिर्फ मास के जगह पर चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? तब इसका क्या है कि थोड़ा फॉर्मूला और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सेम जैसा होने के कारण इनके यूनिट सेम हो जाते हैं। अब देखो कैसे, यहाँ पर यूनिट जो है ये एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट हमने यहाँ पर जूल लिखा है, तो जूल लिख दिया। मास का केजी हो गया, सीएस का निकालना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सीएस का, और चेंज इन टेम्परेचर को क्या बोलते हैं,
अच्छा, ये तो टेम्परेचर है तो इसका केल्विन हो जाएगा। क्लियर है? देखो ऐसे, देखो क्या मैं समझाना चाह रहा था। अगर किसी भी, देखो दोनों को कॉन्सेप्ट से कैसे समझना है, पहले ये समझ लो, इसके बाद मैं समझा दूंगा। अगर किसी अमाउंट ऑफ किसी सब्सटेंस को, मान लो एम सब्सटेंस को क्यू एनर्जी तक यानी हीट तक पहुंचाने के लिए हमको कुछ एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो 1 यूनिट मास को उस पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी यूज़ होगा पर यूनिट हो जाएगा, वो हमारा क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा। जैसे मान लो कुछ हीट है, उस हीट को 1 डिग्री सेल्सियस तक, एक्चुअली भी ये डिफिनेशन है कि 1 डिग्री सेल्सियस तक उसको बढ़ाने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है, जिस पर केजी पर जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर लगता है, उसको उस सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब ये हीट चूँकि ये जूल है तो ये इसका एनर्जी जूल हो जाएगा, और ये मास है तो इसलिए केजी। अब इसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, अब इसको यहाँ पर रख दो। अब ये कह रहा है कि अगर ये क्यू एनर्जी या डब्ल्यू या जो भी लेना चाहते हो आप ले लो, ये मास में कंजर्व है, तो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर आने पर, है ना, पर यूनिट मास पे जो एनर्जी ये एक्वायर करता है, ये हमारा, चूँकि एनर्जी भाई मास इसका भी हो जाएगा तो इसका भी हो जाएगा जूल पर केजी। यानी मेरा बस ये कहने का बस मतलब है कि कुछ 2-4 यूनिट होंगे कुछ के, जिनका यूनिट सेम आपको दिखेगा। तो आपका ये बात समझ लेना कि सेम यूनिट होने से फार्मूले सेम हो सकते हैं, ठीक है। कुछ फार्मूले जिनके यूनिट सेम हो सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, इससे घबराना नहीं है, आपको ये समझ के रखना है। कोई दिक्कत वाली बात? अब मैं कुछ लेकर आया हूँ कहीं से काट फूट के, क्योंकि इतना टाइप करना मेरे लिए तो बहुत टफ टास्क है। अब देखो क्या क्या है, फटाफट कर लेते हैं। लेंथ का यूनिट मीटर में, ठीक है। डायमेंशन क्या है? देखो डायमेंशन ये है ना कि किसी भी क्वांटिटी का उसका शेप, वो किस, अब इस डायमेंशन को क्यों यूज़ किया जाता है? कहीं फार्मूलाज को चेक करने में कि दोनों LHS RHS तरफ दोनों तरफ सेम है कि नहीं, तो ये फार्मूला कहेंगे कि ये दोनों सेम डायमेंशन का है, सेम क्वांटिटी का है। डायमेंशन चेक किया जाता है सिंगुलरिटी को बताने के लिए, होमोजेनिटी को बनाने के लिए ऐसे सारे और फार्मूला को भी चेक करने के लिए कि इस फार्मूला सही है कि नहीं है। तो ये सब, इन सबों के लिए डायमेंशन यूज़ किया जाता है। डायमेंशन में क्या है कि जो स्पेसिफिक हम मास, लेंथ और जो ये टाइम है उसके रिस्पेक्ट में क्वांटिटीज़ को चेंज करके देखते हैं। अब देखो इसमें मास है तो मास एम, तो इसको बोले थे कि डायमेंशन में मास के लिए एम रख यूज़ करेंगे, लेंथ के लिए एल यूज़ करेंगे, और टी के लिए टाइम के लिए हम टी यूज़ करेंगे। अब उस पर जितना पावर होगा उसके उस हिसाब से पावर या प्लस या माइनस होते रहेगा। अब देखो इसका एम मास है, इसका मतलब ये है कि एल 0 है और टी 0 है। तो कोई पूछेगा कि सर मास का अगर डायमेंशन लिखना होगा तो क्या होगा? तो मास का एम डायमेंशन हो गया, लेकिन बाकी दोनों है वो नहीं है, तो उस पर 0 0 लिख देंगे। इसलिए टाइम पे होगा T0 होगा तो M0 L0 और T1 लिखा हुआ होगा। तो आप बुक में आप देखेंगे तो आपको बड़ा डर लगता होगा कि भाई ये सब क्या लिखा हुआ है, ये यही लिखा हुआ है, ठीक है। पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन का क्या होता है? तो देखो एक्सेलरेशन का लेंथ M फॉर लेंथ L हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा टाइम का T⁻²। M इसका क्या है? नहीं है इसमें, तो M0 हो जाएगा। तो आप देखे होंगे कि कोई बुक उठाइएगा तो आपको लिखेगा एक्सेलरेशन का डायमेंशन M0 L T-2 ऐसे लिखा हुआ, और सारे कैपिटल लेटर में, ठीक है। और अभी आपको मैंने बताया कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है रेडियन होता है कुछ इस तरह का, और जो स्पेसिफिक है जैसे जूल पर केजी जो अभी बता रहा था, ठीक है। और सरफेस टेंशन का याद रखिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर है, या MT-2 ये आपका हो जाएगा डायमेंशन, इसमें ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? डेंसिटी का याद रखिएगा ज़रूर। डेंसिटी का क्या होता है?
मास, मेन फार्मूला याद रखना है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास का क्या होता है एम केजी, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, वो देखो वॉल्यूम निकालते कैसे हैं, एकदम सिंपल सा है। देखो एक एल से लेंथ हो जाएगा, एरिया कैसे होता है, मतलब दो चीज़ डायमेंशन का मल्टीप्लाई यानी लेंथ इंटू लेंथ, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, थ्री डायमेंशन का होगा, एल इंटू एल इंटू एल यानी एल क्यूब। यानी समझ में आ रहा है, वॉल्यूम के लिए अगर कोई किसी ने पूछा वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम के लिए हमारा ये हो जाएगा, एरिया के लिए क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, और नॉर्मली लेंथ के लिए क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, एरिया लेंथ वॉल्यूम, इसको भी अच्छे से लिख देता हूँ वॉल्यूम, ऐसे ही है। अब देखो यहाँ पर, तो डेंसिटी बाई मास बाई वॉल्यूम, मैंने वॉल्यूम का बता दिया कि ये एल क्यूब होगा, एरिया पूछेगा एल स्क्वायर, लेंथ होगा तो एल होगा। क्लियर है, तो इसके लिए मास के लिए हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, और भी मैं बता दूंगा, लेकिन अब है कि जो जनरल कंपटीशन के लिए ज़रूरत होता है उतना ही बताए, टू द पॉइंट रहे तो ज़्यादा बेटर है आप लोग के लिए भी, क्योंकि फिर आपको भी मुझे भी थोड़ा सा देखना है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, वेवलेंथ लेंथ है, फोकल लेंथ लेंथ है, इन सब की यूनिट मीटर होगी। देखो डायमेंशन एल, बाकी एल जी एम जीरो और टी जीरो कर देना, ठीक है, वोल्ट। अब देखो थोड़ा सा ये इलेक्ट्रिक वाले में पढ़ा देता हूँ। देखो करंट का क्या होता है, मैंने अभी बताया, ये रेड ब्लू वाला कैसे चलाएगा, हाँ ठीक है। देखो चार्ज का यूनिट होता है क्यू, ठीक है, क्यू हो जाएगा। अब करंट का फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी, ठीक है, तो हो जाएगा क्यू का यूनिट हो जाएगा कुलम्ब, सॉरी चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा कुलम्ब, है ना। तो कुलम्ब हो गया, और टी का हो जाएगा सेकंड, तो कुलम्ब पर सेकंड क्या हो जाएगा कुलम्ब पर सेकंड। अब इसी कुलम्ब पर सेकंड को लोग कॉमनली जैसे जैसे बोले थे ना कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को का यूनिट है फोर्स का, और उसको कॉमनली जो जनरली यूज़ करते हैं न्यूटन, उसी तरह से कुलम्ब पर सेकंड का हम लोग यूज़ करते हैं कि भाई ये एम्पियर है, ठीक है, इतना याद हो गया। अब देखो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इस बार का क्वेश्चन भी बीपीएससी में था, सॉरी। तो V इक्वल टू हो जाएगा आई आर, फॉर्मूला मालूम है ये, ठीक है। और V का ऐसे जनरली हम लोग वोल्ट समझते हैं, इसका यूनिट वोल्टेज का वोल्ट, लेकिन इसका दूसरा यूनिट क्या क्या हो सकता है। तो देखो करंट का मैंने बताया कि ये एम्पियर है ना, लेकिन इसको एक और रेजिस्टेंस का होता है ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है ओम है, और आई को हमने लिखा एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर ओम भी लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि ये वोल्ट का यूनिट है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। इसको और तरीके से तोड़ सकते हैं, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कुलम पर सेकंड ओम, ऐसे ये यूनिट भी यूज़ कर लेगा। तो आपको इस तरफ से अलर्ट रहना है। अब देखो ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है वी आई। बीपीएससी ने क्या किया है कि एक ऑप्शन ये दिया पावर इक्वल टू वी आई, दूसरा ऑप्शन दे दिया इसने वी को चेंज कर दिया आई आर से, तो आई इंटू आर और इंटू आई, तो जो आई स्क्वायर आर, ठीक है। एक बार उसने आई को चेंज कर दिया, आई को लिखवा दिया वी बाई आर, तो वी पहले से था, आई को चेंज कर दिया लिख दिया वी बाई आर, तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये भी पावर का फॉर्मूला है, ये भी पावर का फॉर्मूला है, और ये भी 1 2 3। चौथा जो है फोर्थ, उसने ऑप्शन दे रखा था आई आर स्क्वायर पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और यही ऑप्शन गलत था। क्लियर है, फॉर्मूला ये भी है, ये भी है और ये भी है। अगर इसका हम यूनिट भी चेक कर लेते तो इससे आंसर आ जाता, या फिर हम इसको चेक कर लेते हैं, है ना। वोल्ट एम्पियर है, इसका पावर का हो जाएगा, पावर का ऐसे भी यूनिट हो जाएगा जूल वाट हो जाएगा, ठीक है। जूल पर सेकंड इसका होता है, जूल पर सेकंड इसको वाट बोलते हैं,
ठीक है। अब ये कैसे आता है, तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय द रेट ऑफ वर्क डन। तो बोले थे कि जहाँ पे रेट आएगा वहाँ टाइम आ जाएगा, तो ये वर्क हो गया डब्लू, डब्लू का हो जाएगा जूल, और ये टी फॉर टाइम। वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है बच्चों, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फटाफट कर दें, ठीक है। जैसे फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, फोर्स का न्यूटन, ठीक है। जो जो टिक कर रहा हूँ कम से कम उसको याद रखिएगा। जैसे कि करंट का हो जाएगा जूल सेकेंड को, इसने कूलम बताया है। रेजिस्टेंस का आपका देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, ये है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का हो जाएगा, इसको ओम पर मिल बोलते हैं, क्लियर है। और क्या है, जैसे देखो जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट या ईएमएफ, ठीक है। और अभी देख लेता हूँ मैं जो कुछ बताया जा सकता है, जो आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मैं इसको रेड से कर लेता हूँ कि जो एटलीस्ट वो चीज़ तो आप याद ही रखो। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का आप लिख सकते हैं या फिर, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओम, एनर्जी के लिए जूल, मास के लिए न्यूटन, फ्रीक्वेंसी और है एनर्जी ऑफ, ये भी आप रख सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए न्यूटन पर केजी, जूल पर केजी, ठीक है। कैलोरी, और ये जूल पर केजी है लैटेंट हीट के लिए। देखो ये मैग्नेटिक डाइपोल है, इसमें लेंथ का स्क्वायर होता है, तो आप ये भी याद रख सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मास इनटू आर स्क्वायर, है ना। तो केजी में देखो मास का केजी हो गया, रेडियस का लेंथ मीटर होता है तो मीटर इंटू स्क्वायर हो गया ना। इस पर पावर 2 है तो इस पर भी 2 हो जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग को आप अलर्ट रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि जूल सेकेंड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी अगर बहुत क्वेश्चन टफ किया गया, देखो जैसे मैंने उस समय बता रहा था ना कि जूल पर सेकंड को आप वाट कर सकते हो। क्यों कह सकते हो, क्योंकि पावर का फॉर्मूला ये भी होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ वर्क डन हो जाएगा जूल पर सेकंड। अब इसमें वर्क का फॉर्मूला भी आपको मालूम होगा, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस अपॉन लेंथ है वो। जब हम लोग जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा डिटेल बात करेंगे। अब देखो प्रेशर को लोग बोलते हैं कि सर फोर्स अपॉन एरिया है, तो आप तो पढ़ाए थे कि जब भी फोर्स और एरिया, ये तो वेक्टर क्वांटिटी, ये मैग्नीट्यूड है, तो ये क्वांटिटी होना चाहिए स्केलर, अथी सॉरी वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन है ये स्केलर क्वांटिटी। क्यों है, उसका रीज़न ये है कि ये फोर्स ये जो लगाता है अंदर में, इसके कई डायरेक्शन होते हैं, सारे डायरेक्शन में इसका फोर्स होता है, तो इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। देखो वेक्टर क्वांटिटी न होने के कारण 2-3 हैं। एक तो है कि मैथमेटिक्स में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो अगर नहीं करता हूँ, जैसे करंट, करंट का फिक्स डायरेक्शन है कि वो एक कंडक्टर से जाएगा दूसरे में जाएगा, इंटर करेगा, ठीक है। बस उसका है कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन और ये चार्ज का मूवमेंट। लेकिन वो वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, जिस कारण से उसको वेक्टर नहीं कहते हैं। और दूसरा कि जिसका फिक्स्ड डायरेक्शन ना हो, तो अगर दो चीज़ें अगर किसी क्वांटिटी में नहीं है तो वो वेक्टर के नहीं कहलाएंगे। दिखेगा वेक्टर लेकिन होता नहीं है वैसा। इसका भी स्ट्रेस का याद कीजिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एक्चुअली में फोर्स पर जो चेंजिंग करने वाला एरिया का होता है उसी टाइप का है। प्रेशर जैसा ही है। देखो अब मैंने बताया था ना कि कुछ कुछ क्वांटिटी है जिसका सेम सेम दिखेगा, जैसे स्ट्रेस का, प्रेशर का, किधर गया प्रेशर, देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। स्पेसिफिक हिट का हो चुका है, रेशियो वाले नहीं होते हैं, बताए थे। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक, जैसे रेशियो पूछेगा सेम क्वांटिटी का गया। ओम मीटर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, या इसी का दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी, ठीक है। स्पीड का आपने बताया ही था, ये सब बता ही चुका हूँ। देखो स्ट्रेन में देखो मैंने इसलिए यही सब बताया था
चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, यानी चेंज तो हो रहा है किसी चीज़ में, उसका डायमेंशन हो सकता है एरिया से, हो सकता है लेंथ से, हो सकता है वॉल्यूम से, हो सकता है बाय ओरिजिनल। तो इसका मतलब है कि दोनों यूनिट सेम है, इसलिए इसके यूनिट लेस हैं ये। क्लियर है? कोई दिक्कत है? ये याद रखिएगा, डेंसिटी एनर्जी पाई एरिया होता है। ये सब वेक्टर जब आप फिजिक्स में पढ़िएगा, जब डिटेल फिजिक्स पढ़िएगा तब होगा ये। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप निकाल सकते हो आराम से। एनर्जी का हो जाएगा जूल, एरिया का मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पीरियड का सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसका ज़रूरी है, इसका मैं निकाल के दिखा दूंगा, ऐसे कुछ है नहीं। देखो ये कांस्टेंट है ना, जी को निकालना है तो बाकी को इस तरफ LHS की तरफ भेज दो, तो एफ इंटू डी स्क्वायर बाई M1 इंटू M2 हो जाएगा। अब जिसकी निकालनी हो वैसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब चूंकि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात कर रहा था, मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को RHS में रखा और LHS में हमने सारे को रख दिया। अब देखो इस एफ का क्या है, न्यूटन लिखा हुआ है, ऐसे मैं एक बार लिख देता ही हूँ यहाँ पर। न्यूटन हो गया। डिस्टेंस है, ये दो मास के बीच का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए हो जाएगा मीटर होगा, चूँकि डिस्टेंस पे स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया, बाई ये दोनों केजी हो जाएगा इंटू केजी, क्योंकि मास का यूनिट होता है केजी, तो केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। अब इसको एक लाइन में लिखना हो तो क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका साइन बस नेगेटिव हो जाएगा, देखो ये इस तरह से। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, किसी का अगर यूनिट फार्मूला मालूम है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। देखो मैं वॉल्यूम का भी बता दिया था, मीटर क्यूब, वेलोसिटी ग्रेडियंट, केजी फोर्स वगैरह सारा कुछ। तो चलते हैं आप इस वीडियो को देखिए, याद रखिए, कॉन्सेप्ट से इसको समझिए। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी कारगर हो, और इसी तरह से मस्त पढ़ते रहिए। ओके, बाय, टेक केयर।